Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. This case is popularly also known as the second judge's case. We will start this video lecture by understanding the facts of the case. Then we will discuss the issues involved, followed up with the arguments that were made by both the counsels. In the last part, we will discuss verdict and we will provide our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now, as you guys can see, we have jumped into the PPT of Supreme Court Advocates on Records Association versus Union of India, 1993, 4 SCC 441. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा केस वर्ड कंसल्टेशन के अराउंड इवॉल्व करता है। सबसे पहले इस चीज की इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए, स्कोप समझ लीजिए। दैट वाज इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शकलचंद सेठ, कि जहां पे कोर्ट ने ये बोला था कि ये सभी आइडेंटिकल फैक्ट्स एंड फंक्शनरीज जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। द कोर्ट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू बी एबल टू डिफर फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मेक अ डिफरेंट डिसीजन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट, दैट शुड बी डन विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हुज डिसीजन इज बेस्ड ऑन द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जजमेंट के अंदर ये बोला गया था दैट ये जो वर्ड है कंसल्टेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन कॉन्करेंस। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए वाइल मेकिंग अ डिसीजन। वहां पे ऐसा नहीं बोला है कि आपको माननी ही पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है दैट जस्टिस एबीसी इज मच मोर डिजर्विंग पर्सन देन जस्टिस एक्स वाई जेड, देन प्रेसिडेंट को जो ठीक लगेगा उन्हें वो जज को वहां बिठाना है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से एग्जीक्यूटिव के पास जो है एक अपर हैंड आ गया था टू अपॉइंट जजेस एंड टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द सेम डिसीजन वाज डिस्कस्ड इन द एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which was known as the first judge's case. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शकलचंद सेठ एंड एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों केसेस जो है वो इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। बिकॉज द एपेक्स कोर्ट is the last door which a victim can knock to get the justice. The effect of this decision was that the appointment of judges will be a duty of executive sphere of the government, कि जहां पे एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा कि that who will be the judge। ठीक है, हालांकि इस चीज की वजह से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड फेवरेटिज्म वाला जो टॉपिक है दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड, कि जो एक पर्टिकुलर जस्टिस है वो फेवर करते हैं रूलिंग पार्टी को या रूलिंग गवर्नमेंट को, देन उनके चांसेस जो है सिलेक्ट होने के बढ़ जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द वैकेंसीज इन द हायर जुडिशरी। द रिट पिटिशन ब्रॉट इनटू द रिव्यू ऑफ कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि इस चीज की वजह से जो है हम इस करंट केस को स्टडी कर रहे हैं, which is known as to be the second judge's case। यहाँ पे दो पर्टिकुलर इश्यूज थे, whether the 99th Amendment Act 2014 of the Constitution was valid or not. Second issue was whether the National Judicial Appointment Commission violates the principle of separation of powers and therefore unconstitutional or not। कि जहां पे एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है टू अपॉइंट द जजेस फॉर हायर जुडिशरी, कि क्या उसकी वजह से जो है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायोलेशन हो रहा है
या नहीं हो रहा है। ठीक है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. यहाँ पे सबसे पहले पिटिशनर्स ने यही चीज आर्ग्यू की थी दैट आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट की एग्जीक्यूटिव should be separate from functioning of the judiciary as much as possible. और इसी चीज को अगर ध्यान में हम रखते हुए भी एग्जीक्यूटिव को एक अपर हैंड दे दे while deciding that who will sit at the throne to provide justice, ये एक क्लियर वायोलेशन है ऑफ द आर्टिकल 50. Furthermore, the interference of executive in judiciary appointment उसे कम करना चाहिए एंड सीजीआई का जो रिकमेंडेशन है उसे इग्नोर नहीं किया जाइए. ठीक है. ये पर्टिकुलर जो पावर दिया गया है विद द प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकम्स अ पैसिव बॉडी इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर. और ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया जाएगा उसे आई बिलीव एक काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप बोला जाएगा फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बिकॉज ये आगे किसी प्रकार में हमें हेल्प नहीं कर पाएगा. The basic feature of the independence of judiciary is strangulated in the clutches of the executive superiority, and this will result in erosion of free and fair administration of justice. Just so that हम independence and impartialness of judiciary को सेव करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव को कम करना होगा. एंड फर्दर मोर पिटिशनर ने ये बोला दैट the word consultation must be considered as equivalent to as concurrence. That CGI जो बोले उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाए. That should be considered the basis while deciding the fit person to be the judge at the higher judiciary. ठीक है. Respondents की जो argument है, those were based on Article 124 and 214 respectively, which states the power to appoint judges in Supreme Court and High Court respectively. कि जहां पे रेस्पोंडेंट ने यही चीज आर्ग्यू की थी दैट जब भी प्रेसिडेंट को एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ही काम होता है टू मेक द प्रेसिडेंट अवेयर अबाउट सर्टेन अननोन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, just so that president can make a proper decision whether to select or not to select this particular candidate. Furthermore, respondents ने ये चीज बोली थी दैट इस चीज की वजह से जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायोलेट नहीं होती है. सीजीआई जो है दे आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हु हेल्प प्रेसिडेंट टू टेक सर्टेन डिसीजंस. ठीक है. कि जहां पे सीजीआई themselves are one of the people but ultimate decision are taken by the president. एंड ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता दैट जो सीजीआई बोले वही प्रेसिडेंट को करना चाहिए. फर्दरमोर उनका जो टेन्योर होता है टू होल्ड द पर्टिकुलर ऑफिस इज फिक्स्ड. कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर जो है
उन्हें उनके ऑफिस से निकाल नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल अ केस ऑफ इम्प्रीचमेंट हैज अराइव्ड। उन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो सैलरीज मिलती हैं, दोज आर फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The conduct of judge of Supreme Court or High Court can never be discussed in the session of Parliament due to privileges and allowances. So basically रेस्पोंडेंट का यही कहना था दैट इन सभी फैक्टर्स की वजह से उन्हें जो प्रिविलेजेस एंड सब चीजें मिलती हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कि जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं आफ्टर हैविंग अ वर्ड विद द सीजेआई। सो द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलमेंट ऑफ जुडिशरी still exists. Plus, both the higher judicial courts are given power to decide the constitutionality of the actions of the government. Plus, they also have the power to punish whoever disrespects their decision. Therefore, by the virtue of these constitutional provisions, the parliament or executive can neither impair the independence of judiciary, which is the basic structure of the constitution, nor can they make an amendment in these constitutional provisions, since they constitute to be components of independence of judiciary. रिस्पोंडेंट्स का यही कहना था कि अभी जो सिस्टम चल रहा है दैट इज डीम्ड टू बी परफेक्ट, कि जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वायोलेशन नहीं हो रहा है। फर्दर मोर जुडिशरी का जो सिस्टम है फॉर द अपॉइंटमेंट, इट इज इम्पार्शियल एंड देयरफॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज स्टिल इंटैक्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया विद द मेजॉरिटी ऑफ 4:1 and held that Article 124 is the most important article of the 99th Amendment. उसे entirely struck down नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये चीज नोटिस की दैट क्लॉज ए एंड बी ऑफ द आर्टिकल 124A वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोवाइड नहीं करते टू डिसाइड कि किन्हें जज बनाया जाए। Therefore, it violates the independence of the judiciary, which forms the basic structure of the Constitution. Similarly, Article 124A, C, Clause C and D are ultra vires of the Constitution due to inclusion of Union Minister in charge of law, which violates the separation of powers, which forms the basic structure of the Constitution. कि जहां पे अगर यूनियन लॉ मिनिस्टर खुद इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे while deciding who will be the judge, then it violates the basic structure of the Constitution. Furthermore, Supreme Court ने ये बोला that the 99th Constitutional Amendment Act 2014 and National Judicial Appointment Commission Act 2014 are unconstitutional and void. उन्होंने यही चीज बोली थी दैट कि जो सिस्टम थी टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ द सेम जजेस, उसे पुरानी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही किया जाए। As of now, we do not require any kind of new procedure to appoint judges and transfer of judges. यहाँ पे हर एक जज ने अपना एक अलग अलग ओपिनियन दिया था इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, एंड जस्टिस चालमेश्वर वो माइनॉरिटी के अंदर थे इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर, कि जिन्होंने इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था, whereas the other 4 judges उन्होंने बोला that it should be unconstitutional and void. ठीक है। यहाँ पे केस समरी में इतना ही मेंशन करना चाहूंगा दैट इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर काफी फ्लॉज थे। इसकी वजह से काफी सारे डिबेट्स भी खड़े हुए थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट बीइंग कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा गया है द वर्ड कंसल्टेशन हैज बीन मेंशन्ड, उसका ये मतलब नहीं होता दैट कॉन्करेंस में उसे इंटरप्रेट किया जाए।
काफी सारे जस्टिस ने इस चीज के ऊपर भी अपना क्रिटिक दिया था दैट जुडिशरी इज रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दे ऑल्सो स्टेटेड दैट इस चीज को एक हम अटेम्प्ट भी मान सकते हैं टू इम्प्लीमेंट 121st लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस, कि जिस पर किसी का ध्यान फर्स्टली था ही नहीं. Furthermore, the majority in the instant case have attempted to create a collegium in form of the judicial trioca, कि जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन नॉट मीन द ओनली चीफ जस्टिस, बट साथ में दो अदर जजेस का भी कंसल्टेशन लेना जाना चाहिए. The Constitution of India has given a different position to CJI. He has the primus inter pares position in the judiciary and he is the administrative head. तो उन्हें इन सभी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. So by this slide, our lecture is effectively over. I hope you guys have liked this video. Then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn something more out of these video lectures, then please visit our website www.judicialdream.com, where you will find a lot of descriptive answers of cases like this, along with descriptive answers of other areas of law, followed up with their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.